नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास। तो मैं आपका ध्यान पिछले एपिसोड की तरफ ले जाता हूँ, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, कि जब राजा नल और राजा वीरसेन रानी मंझा को सादर रथों में बैठा करके और अपने स्वदेश अपनी राजधानी नरवरगढ़ में ले आते हैं। तो राजा वीरसेन अपना राज्य छोड़ करके और अपनी राजगद्दी अपने बेटे राजा नल को सौंप देते हैं और राजा नल का राज्याभिषेक हो जाता है। तो क्या होता है श्रोताओं, बड़ा अच्छा राज्य चल रहा था राजा नल का। 2-4 दिन बाद राजा वीरसेन के मन में एक बात आती है कि मेरी रानी मंझा इतने दिनों से 20 साल से मेरे राज्य से दूर रही और पता नहीं ये अपने आप को पतिव्रता कहती है। 20 साल तक इसके पतिव्रत धर्म को कैसे किसी ने अछूता छोड़ा होगा, किस प्रकार से ये अपने पतिव्रत धर्म को बचाकर रखी होगी। आज इसकी परीक्षा लेते हैं। तो श्रोता, क्या होता है, राजा वीरसेन अपने नौकरों को आदेश देता है कि आज रसोई में सारा सामान सुसज्जित ढंग से रख दिया जाए, किसी भी चीज की रसोई में कमी नहीं होनी चाहिए और आज हमारी रानी मंझा हमें भोजन करके खिलाएंगी। अब राजा वीरसेन तो रानी मंझा की परीक्षा लेना चाहते थे कि वास्तव में रानी मंझा अपनी पतिव्रता धर्म को बचा पाई या नहीं बचा पाई। अगर ये पतिव्रता नारी है तो मुझे भोजन नहीं करवाएगी इन हाथों से, क्योंकि मैंने जल्लादों के हाथों में इसे अपने आदेश के अनुसार सौंप दिया था और जल्लाद इसे पकड़ करके जंगल में ले गए थे। तो आज इसके पतिव्रत धर्म की परीक्षा ली जाएगी। तो क्या होता है श्रोताओं, नौकरों ने रसोई को तैयार कर दिया और रानी मंझा को राजा नल ने आदेश दिया कि हे महारानी, आप 20 वर्षों तक मेरे से दूर रही और मुझे आपके प्रति आज बहुत प्रेम आ रहा है और मैं आपके हाथों का भोजन खाना चाहता हूँ और मुझे रसोई में जाकर के अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन बनाइए और मुझे ग्रहण करवाइए। मैं आपके हाथों का भोजन करना चाहता हूँ। आपके हाथों का बना हुआ खाना खाए मुझे 20 वर्ष हो गए हैं। तो श्रोताओं, रानी मंझा तुरंत अपने पति को कहती है कि महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मैं आपको अपने हाथों से भोजन बनाकर बिल्कुल नहीं खिला सकती, क्योंकि जब आपने मुझे देश निकाला दिया था, मुझे मृत्यु दंड सुनवाया था, जल्लादों के हाथों में सौंप दिया था, तो मेरा पतिव्रत धर्म उसी समय नष्ट हो गया था। क्योंकि महाराज, पतिव्रता स्त्री के अगर कोई पराया पुरुष अगर थोड़ा हाथ लगा दे तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। तो क्या होता है श्रोताओं, रानी मंझा अपने महाराज अपने पति वीरसेन के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि महाराज, अगर आप मेरे हाथों का भोजन करना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य भोजन करवाऊंगी, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, पहले मुझे कल्याणकारी माता गंगा के घाट पर जाकर के स्नान करा करके लाओ, तो मेरा पतिव्रत धर्म जो मैं अछूत हुई हूँ, मुझे किसी पराये नर ने जल्लादों ने हाथ लगाया है, उससे मेरा पतिव्रत धर्म खतरे में था और जब मैं गंगा स्नान करके आ जाऊंगी तो मैं शुद्ध हो जाऊंगी। ये बात सुनकर के राजा वीरसेन बड़े खुशी होते हैं और अपनी रानी पर नाज करते हैं कि मेरी रानी मंझा वास्तव में ही पतिव्रता स्त्री है। इसने तो मेरी परीक्षा में 100% अंक प्राप्त किए हैं। मैं तो इसकी परीक्षा यही लेना चाहता था कि क्या रानी मंझा इतने दिनों के बाद मेरे घर पे आई है और क्या उन्हीं हाथों से मुझे भोजन खिलाएगी, तो इसका पतिव्रत धर्म कितना है। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा वीरसेन अति प्रसन्न हो जाते हैं और रानी मंझा को गंगा स्नान कराने के लिए अपने 1.25 लाख की फौज को तैयार करवाते हैं। अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि हे सेनापति, कल हमें हमारी पूरी फौज के साथ 1.25 लाख की फौज थी राजा वीरसेन की, जो नरवरगढ़ के राजा थे,
श्रोताओं एक बात और बताना चाहूंगा, नरवरगढ़ जैसे उस क्षेत्र में 52 गढ़ थे। 52 गढ़ों में अलग अलग शक्तिशाली राजा राज किया करते थे। 52 गढ़ों में सबसे ज्यादा जो सेना थी वो राजा वीरसेन की थी, राजा नल के पिता की थी। तो क्या होता है श्रोताओं, 1.25 लाख की फौज को तैयार करके अगले दिन गंगा स्नान के लिए रानी मंजा को रथ में सवार करके गंगा जी को कूच कर देते हैं। तो श्रोताओं चलते चलते समय निकल जाता है और शाम का वक्त होने लगता है, सूर्य अस्त होने वाला होता है। थोड़ा ही समय बचता है सूर्य अस्त होने में, तो राजा वीरसेन अपनी रानी मंजा को लेकर के पहुंच जाते हैं गंगा के घाट के किनारे। तो श्रोताओं जो ऊपर वाला घाट था गंगा का, उस पे तो राजा वीरसेन अपनी 1.25 लाख सेना को लेकर के रानी मंजा को गंगा स्नान कराने लाए थे। और दूसरे वाले घाट पर एक कंपिलगढ़ नरेश, बड़े शक्तिशाली माता भवानी के भक्त, बड़े ही शक्तिशाली, और अपनी लड़की सरवती को गंगा स्नान कराने के लिए लाए थे। दोनों तरफ से सेनाओं को देख करके, क्योंकि जो कंपिलगढ़ नरेश था उसकी सेना भी कम नहीं थी, उसकी भी सेना 80,000 की थी। उधर वो 80,000 की सेना को लेकर गंगा जी के उस तरफ और इधर राजा वीरसेन गंगा जी के इस तरफ। दोनों राजाओं की सेना को देख करके बाकी जो छोटे मोटे राजा, उस समय पर्व चल रहा था सोमवती अमावस्या का, गंगा स्नान का पर्व था, तो वो भी आए थे छोटे मोटे राज्यों के राजा। वो उन दोनों सेनाओं को आता देख करके अपनी अपनी सेनाओं को लेकर के अपने राज्यों के लिए प्रस्थान कर गए। पता नहीं क्या होने वाला है, भयानक युद्ध होने वाला है, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा। तो क्या होता है श्रोताओं, दूसरे दिन जब सुबह होता है तो रानी मंजा को राजा वीरसेन 4-5 दासियों को रानी मंजा के साथ में नाव में बैठा देते हैं और 2 नाविक नाव चलाते हैं और गंगा जी की सैर करते हैं, गंगा जी में विचरण करने लगते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, उधर कंपिलगढ़ नरेश फूल सिंह की जो बेटी थी सरवती, वो भी अपनी सखियों के साथ में और नाव में बैठ करके गंगा जी में विचरण करने लगी। तो पानी की लहरों का ऐसा प्रभाव पड़ा, गंगा जी उफान पर चल रही थी, पानी की लहरें जोर जोर से हिलोरे ले रही थी। तो दोनों की नाव आपस में एक जगह आकर के टकरा जाती हैं। जैसे ही नाव आपस में नजदीक आकर बहने लगती हैं, चलने लगती हैं, तो सरवती जो कंपिलगढ़ नरेश की पुत्री थी, राजा फूल सिंह की जो पुत्री थी सरवती, उसकी नजर रानी मंजा पर पड़ती है। रानी मंजा चाहे उम्र में थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अभी भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो सरवती कहने लगती है रानी मंजा से कि हे राजकुमारी, आप बहुत सुंदर लगती हो और आप इस प्रकार से अकेले इस नाव में बैठ कर के सैर कर रही हो। आप अगर हमारे देश में, हमारे राज्य में चलती हो, कंपिलगढ़ में चलती हो, तो आपका बड़ा स्वागत किया जाएगा और आपको रानियों का दर्जा दिया जाएगा। आप मेरे पिता की रानी के रूप में हमारे देश में आराम से रह सकती हो। तो ये बात सुनकर के रानी मंजा कहने लगती है कि हे राजकुमारी, आप कहाँ की राजकुमारी हो? तो राजकुमारी कहने लगती है, मेरे पिता बहुत बड़े शक्तिशाली और माँ भवानी के भक्त हैं और मैं उनकी इकलौती पुत्री सरवती हूँ। तो रानी मंजा ये बात सुनकर कहने लगती है कि हे सरवती, मैं और मेरे पति राजा वीरसेन जो नरवरगढ़ के राजा हैं, वो इस गंगा नदी के किनारे पर अपनी सेना को लेकर खड़े हुए हैं और ये तो आपके भले अच्छे दिन हैं कि मेरा बेटा जो राजा नल है वो मेरे साथ में आया नहीं तो तुम्हारे पिताजी को यहीं पर युद्ध में हरा करके और तुम्हें बंदी बना करके और नरवरगढ़ में ले जाते और वहां पर तुम्हें मेरे बेटे की रानी और मेरी बहू के रूप में आपको नरवरगढ़ में सुसज्जित स्थान दिया जाता और आपकी बड़ी इज्जत होती। तो ये बात सुनकर के फूल सिंह नरेश की, कंपिलगढ़ नरेश की पुत्री सरवती अत्यंत क्रोध में आ जाती है कि एक छोटे से नरवरगढ़ राज्य की एक राजकुमारी और इतने शक्तिशाली पिता की पुत्री को ऐसे प्रवचन सुना रही है कि उसे वधू बना करके, उसे अपने पुत्र की बहू बना करके नरवरगढ़ ले जाना चाहती है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और अपने नाविकों को आदेश देती है सरवती कि हे नाविकों, मेरी नाव को आप मेरे पिता की तरफ मोड़ दें, जहां पर मेरे पिता की सेना ठहरी हुई है उस तरफ ले चलें, और कल के कल मैं इस नरवरगढ़ नरेश को हरा करके और मेरे पिता से कह करके इनको मजा चखलाती हूँ। तीव्र गति से अपनी नाव को अपने जो पिता फूल सिंह थे उसकी सेना की तरफ मोड़ देती है। तो क्या होता है श्रोताओं, अपने पिता फूल सिंह के पास जाकर के सरवती हाथ जोड़कर अपने पिता से विनती करती है और रोने लगती है कि पिताश्री, मेरे जीवन काल में मुझे कभी कोई कष्ट नहीं मिला और मुझे कभी किसी ने इतना अपमानित नहीं किया जितना मुझे आज अपमान सहना पड़ रहा है। ये बात सुनकर के कंपिलगढ़ नरेश फूल सिंह जो बड़े शक्तिशाली थे वो क्रोध में भरकर कहते हैं कि हे पुत्री, आप मुझे बताओ किसी ने क्या कहा है, मैं इसी क्षण उसे मृत्यु दंड देने का साहस रखता हूँ। किसी 52 गढ़ों में किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी बेटी को कुछ उल्टा सीधा बोल जाए। तो ये कहने पर सरवती अपने पिता से कहती है कि पिताश्री, नरवरगढ़ राज्य का कोई नरेश है, राजा वीरसेन, उसकी जो पत्नी थी उसने मुझे उल्टा सीधा बोला है और कहा कि अगर आज मेरा बेटा आया होता तो तुझे मैं बहू बना करके और ब्याह करके आपके पिता को यहाँ से हरा करके और बलपूर्वक तुझे नरवरगढ़ में ले जाते। सरवती के मुख से ऐसी बात सुनकर के राजा फूल सिंह को बड़ा क्रोध आता है और गुस्से में भर के अपनी सेना को आदेश देता है कि सेना, आज के आज अपने अस्त्र शस्त्र बल को संजो कर रखना और युद्ध के लिए तैयार रहना, हमें नरवरगढ़ पर चढ़ाई करनी है। तो इधर क्या होता है श्रोताओ, ये सारी बात जो रानी मंजा और उसके बीच में हुई, रानी मंजा अपने राजा वीरसेन को, अपने पति को बताती नहीं है, लेकिन हर राजाओं के जो प्रत्येक राजा थे 52 गढ़ों के आपस में गुप्तचर रहते थे। उनकी सेना में भी 2-4 आदमी इनके रहते थे जो सारी बातों को उधर बताते, और इधर की सेना में उधर के आदमी रहते जो सारी बातों को उन्हें बता देते। तो राजा वीरसेन के जो गुप्तचर थे उन्हें पता चला कि फूल सिंह युद्ध करने के लिए अपनी सेना को संजो लिया है, अपनी सेना को तैयार कर रहा है। तो ये बात राजा वीरसेन को गुप्तचरों के द्वारा पता चलती है। तो पता चलते ही राजा वीरसेन भी क्रोधित हो जाते हैं और अपनी सेना को आदेश देते हैं कि हे मेरी बलवान सेना, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। 52 गढ़ों में किसी की हिम्मत नहीं है जो नरवरगढ़ के नरेशों के खिलाफ युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार कर ले। ऐसी कोई सेना नहीं है जो हमें गंगा स्नान किए बिना यहाँ से भगाने का प्रयत्न कर सके, हिम्मत जुटा सके। ऐसी हिम्मत कौन से नरेश की हो गई है? उस कंपिलगढ़ के नरेश को तो हम चींटी की तरह मसल देंगे। तो क्या होता है श्रोताओं, इधर राजा नल भी अपनी सेना को संपूर्ण ढंग से सुसज्जित कर लेता है, सारे हथियारों से लैस कर देता है। और उधर कंपिलगढ़ का जो राजा फूल सिंह था वो भी बड़ा शक्तिशाली और माँ भवानी का भक्त था। माँ भवानी उसके साथ में अदृश्य रूप से युद्ध करती थी और युद्ध में बड़ा ही पराक्रम दिखाता था कंपिलगढ़ का राजा फूल सिंह। तो इधर राजा वीरसेन भी कम नहीं था, ये भी बड़ा ही पराक्रमी और शक्तिशाली था, क्योंकि इसकी भी सेना में राजा नल और गजमुतनी जैसे 14 विद्या निधान सेना नायक, सेनापति और पुत्र बड़े बलवान थे। तो श्रोता, आगे क्या होता है ये कहानी मैं आपको कल के एपिसोड में बताऊंगा, अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक मेरे चैनल देसी कहानी स्टार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।